अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। बुक का नाम है सोशल प्लानिट, क्लास 8 की आपकी एसएसटी की बुक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम एनुअल का सिलेबस बता देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका कंटेंट ओपन करेंगे। तो जल्दी से आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी आपको एनुअल का सिलेबस मार्क करा रखा है, बता रखा है। हिस्ट्री में देखिए हमने बताया था आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10, जिसमें चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 10 हमारा बाकी रह गया है। हम पिछली बार ज्योग्राफी कर रहे थे, इसमें हमने बताया था चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये आपके एनुअल में आएगा, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 में इंडस्ट्री स्टार्ट किया था और पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गया था, पार्ट नंबर 10 बाकी रह गया जो आज हम करेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 हमारा बाकी रह जाएगा। सिविक्स में हमारे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 7 और 9। 8 हमने करा नहीं है, हमें ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। चैप्टर 7 और 9, तो ये 9 हमें पढ़ना है, यहाँ पर हमने कट कर रखा है, इसे हटा दिए। चैप्टर 7 और 9 पढ़ना है, 8 नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो बाकी बचा हुआ था हमारा इंडस्ट्रीज़ में, यानी इंडस्ट्रीज़ में से पार्ट नंबर हमारा 9 हो गया था, 10 बाकी था। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 128 ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पेज नंबर 128। चलिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 128 ओपन कर लिए जल्दी से। पेज नंबर 128 ओपन करिए, जहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, ये है हमारा पेज नंबर 128। हमने यहाँ पर अपना चैप्टर स्टार्ट किया था पार्ट 9 से, ठीक है, इंडस्ट्रीज से। यहाँ पर हमारा पार्ट 9 स्टार्ट हुआ था, हमने ये सारे पेजेस कंप्लीट किए और उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 132 पर, पेज नंबर 132 पर डायरेक्ट आइए और हमने यहाँ पर आपको लिखवाया था पार्ट 9 कंप्लीटेड एंड पार्ट 10 स्टार्टेड, जो कि आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 10। तो हमारी यहाँ से वीडियो स्टार्ट होगी, ठीक है। यानी आज हम यहाँ से पढ़ाएंगे, यहाँ तक हम पार्ट 9 में ऑलरेडी पिछली बार पार्ट 9 में कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से स्टार्ट करेंगे। चलिए, जिसने यहाँ पर ये दोनों चीज़ें नहीं लिखी हैं, पार्ट नंबर 9 कंप्लीटेड और पार्ट नंबर 10 स्टार्टेड, तो आप लिख लिए, वैसे पिछली बार हमने लिखवा दी थी। इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी एन indicator of economic development or progress because of its role in various sectors like housing, transport and communication and shipbuilding and automobile manufacturing etc. ये कह रहे हैं आज के ज़माने में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड की अगर बात करें तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या कंसिडर किया जाता है कि ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है, ठीक है, प्रोग्रेस का एक इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि हर सेक्टर में अगर हम बात करें तो हमारी आयरन और स्टील यूज़ की जा रही है। आपने देखा होगा कहीं भी अगर बात करें हम तो हर जगह आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ का यूज़ हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ की मतलब हम सिंपल बात करें, हर चीज़ का अगर आप देखें घर में लोहे के बर्तन, आयरन के बर्तन, स्टील के बर्तन, आयरन के गेट, लोहे के गेट, हर चीज़ आयरन और स्टील से बनी हुई है। यानी आयरन और स्टील इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी में यूज़ है। तो वही कह रहे हैं ये, लाइक हाउसिंग जैसे घर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, शिप बिल्डिंग में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, हर जगह क्या है हमारा आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो हमारी मटेरियल बना रही है वो यही तो बना रही है। मशीनें आ रही हैं वो भी आयरन की, स्टील की, ठीक है। बर्तन हैं आयरन के, स्टील के, यहाँ तक के कुछ तो हमारे जूते भी ऐसे होते हैं, जो बूट्स होते हैं कुछ ऐसे जो इंजीनियर पहनते हैं, उनके में भी आयरन लगा होता है, ठीक है। बहुत जगह पर, हर जगह अगर हम देखेंगे, छोटी से छोटी कील, छोटी से छोटी सुई, हर चीज़ जो है आयरन और स्टील की बन के आ रही हैं। अब यहाँ देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयरन। आयरन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इज़ ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग, ये लंबे समय तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है और स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है। इट कैन बी शेप्ड इन वेरियस वेज, हम उसे अलग अलग तरीके का शेप दे सकते हैं, ठीक है। हमने आयरन के कटोरे बना दिए, आयरन की प्लेट बना दी, आयरन के चम्मच बना दिए, आयरन की हमने अंगूठी बना दी, हर तरीके का शेप दे दिया उसे हमने। इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड हैज़ चीप प्रोडक्शन कॉस्ट, ये आसानी से हर जगह मिल जाता है, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें आसानी से मिल जाता है और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। इट कैन बी ईजिली मिक्सड विद एलॉय मेटल, और ये एलॉय मेटल के साथ मिक्स करके और अच्छे मेटल बना सकते हैं हम। आयरन जो है हर चीज़ के साथ मिक्स करके, दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके हम एलॉय बना सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ आयरन एंड स्टील, स्टील और आयरन की प्रोसेसिंग की बात करेंगे हम। यहाँ देखिए, फॉर रिफाइनमेंट ऑफ आयरन ओर कोल एंड लाइमस्टोन इज़ यूज्ड, ये कह रहे हैं अगर हम आयरन ओर की रिफाइनमेंट कर रहे हैं, उसे रिफाइनरी कर रहे हैं उसकी, तो उसके लिए कोल और लाइमस्टोन यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। कोल इज़ यूज इन ब्लास्ट फर्नेस, जो कोल है हमारा वो ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ किया जाता है। बर्निंग ऑफ कोल, क्या बर्निंग ऑफ कोल गिव्स आउट द हीट, क्या होता है जब कोल गर्म होता है, जलता है तो उससे गर्मी बाहर आती है। विच रन्स द ब्लास्ट फर्नेस, और जो फर्नेंस होता है, ये फर्नेंस लिखा है, फर्नेंस होगा, ठीक है। उसके बाद जब गर्मी निकलती है, आग जलती है, जब हमारे कोयले जलते हैं उससे गर्मी निकलती है, गर्मी से हमारा ब्लास्ट का जो ब्लास्ट फर्नेंस होता है वो चलने लगता है, ठीक है। एंड लाइमस्टोन इज़ यूज एज अ फ्लक्सिंग मटेरियल, और जो हमारा लाइमस्टोन होता है वो फ्लक्सिंग मटेरियल के लिए यूज़ होता है। विच हेल्प्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द आयरन ओर, जो कि किस लिए इस्तेमाल होता है? लाइमस्टोन हम जो है आयरन ओर के अंदर, जैसे मान लो कोई अगर हमने बड़ा सा टुकड़ा निकाला आयरन का, तो वो साफ़ सुथरा नहीं निकलता है ज़मीन से, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, ठीक है।
तो अब इसके साथ इतनी सारी चीज़ें मिली होती हैं, ज़रूरी नहीं खाली आयरन ही हो, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसे साफ़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिंग मटेरियल एज ठीक है, जो कि उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकाल देता है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज नोन एज पिग आयरन, और जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं पिग आयरन, ठीक है, विच इज़ फर्दर प्रोसेस टू ऑब्टेन कास्ट आयरन। फिर बाद में उसे दोबारा उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, दोबारा काम किया जाता है, फिर उसे जो उस पर काम करके दोबारा जो आयरन निकलता है उसे हम कहते हैं कास्ट आयरन। टू रॉट आयरन एंड फाइनली स्टील, फिर उसे क्या होता है जिससे हमें आयरन मिलता है और फाइनली स्टील मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन कहाँ कहाँ पर वो मौजूद है। टॉप 10 कंट्रीज़ प्रोड्यूसिंग आयरन ओर आर, जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है, जैसे जापान यानी टोक्यो, योकोहामा, ठीक है, फुकुओका, यामागुची, और यहाँ पर मतलब ये जापान के अंदर जो जगह हैं वो बता रहे हैं। जापान के अंदर टोक्यो, योकोहामा, फुकुओका, यामागुची, और यहाँ पर फिर अगला है ओका, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ओकायामा एंड हुकेडो, ये इनके नाम ही ऐसे हैं, ये लोग नाम ही ऐसे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए में कहाँ कहाँ पर है, लोअर ग्रेट लेक्स, साउथ ईस्ट रीजन एंड वेस्टर्न रीजन, कहाँ पर, यूएसए के अंदर। फिर अगला है चाइना, चाइना में कहाँ कहाँ पर, चाइना में सदर्न मंचूरिया, नॉर्दर्न चाइना और यांगजे वैली में, मतलब ये चाइना के अंदर जो जो जगह हैं वो बताया है। फिर रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर, जर्मनी के अंदर, फिर यहाँ पर कोरिया है, कोरिया के अंदर, और कोरिया रिपब्लिक इसका नाम है पूरा, ठीक है। फिर इटली है, ब्राज़ील है और इंडिया। यहाँ पर ये 10 क्या है मेन स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर मौजूद हैं। इंडिया के अंदर भी अब बहुत सारी ऐसी जगह होंगी, जैसे यहाँ पर दिया है आयरन एंड स्टील इन इंडिया, इंडिया के अंदर आयरन और स्टील कहाँ कहाँ पर मौजूद है, हम उसकी बात करेंगे। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इट इज़ वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल, ये क्या है, एक वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल है। कैसा रॉ मटेरियल है, वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल। वेट ऑफ फिनिश मटेरियल इज़ लेस देन द रॉ मटेरियल, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने कहा अगर आयरन इंडस्ट्री में जो हमारा आयरन ओर आता है तो मान लो अगर वो 50 किलो का है तो उसके अंदर जो आयरन निकलता है वो 25 किलो का निकला, 30 किलो का निकला, बाकी क्या है उसके अंदर मटेरियल ऐसे होते हैं जो हमारे इस्तेमाल के नहीं होते, लोहा नहीं होता है, आयरन नहीं होता है, बाकी फालतू की चीज़ें होती हैं, ठीक है, रॉक्स पार्टिकल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसीलिए कहते हैं, उसे कहते हैं वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। मतलब इसमें अगर 50 आया है तो 100 किलो में से 50 किलो में से 25 किलो ही होगा आयरन, बाकी इधर उधर की चीज़ें होंगी जो कि क्लीन करा जाता है, साफ़ करा जाता है और बाकी चीज़ें निकाल दी जाती हैं। हैंस इट डेवलप इन रीजन्स वेयर द रॉ मटेरियल इज़ इन अबेंडेंस, तो ये किस रीजन में मिलता है, जहाँ पर हमारे रॉ मटेरियल अबेंडेंस में हो, ज़्यादातर हो। इट इज़ अ हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल, ये हैवी होता है, बल्की रॉ मटेरियल होता है, ड्यू टू विच द प्रोसेसिंग यूनिट्स और द इंडस्ट्रीज टेंड टू लोकेट नियर द रॉ मटेरियल साइट। इसी वजह से क्या होता है, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स और जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, इस तरह की रॉ मटेरियल साइट्स को ढूंढती रहती हैं। हैंस इन दिस वे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ रिड्यूस, क्या होता है इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, कम पैसा खर्च होता है। वरना अगर दूर दूर से अगर रॉ मटेरियल लाना होगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है पूरा उसका पैसा भी जाएगा, ठीक है, लाने आने में, और फिर वर्कर होंगे वो भी पैसा, उनका भी पैसा ज़्यादा जाएगा। तो इस तरह से जो है लोग बाग अपने करीब ही क्या करते हैं, रॉ मटेरियल साइट्स को ढूंढते हैं। इन इंडिया ओनली द जमशेदपुर प्लांट हैज़ द फैक्टोरियल एडवांटेजेस, ये कह रहे हैं अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जमशेदपुर प्लांट जो है वो उसी के पास फैक्टोरियल एडवांटेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब इंडिया के अंदर जमशेदपुर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोकेशन के हिसाब से और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से यही एक फैक्टर एडवांटेजेस इसके पास मौजूद हैं। मतलब जमशेदपुर इसके पास जो फैक्टोरियल एडवांटेजेस हैं कौन कौन सी हैं, वो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और लोकेशन, मतलब लोकेशन मतलब इसके करीब मिल जाता है रॉ मटेरियल, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मतलब इस लोकेशन मतलब एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर मार्केट है, लेबर है, सब कुछ है, ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल वहाँ पर मिल जाता है। अदर प्लांट्स आर लोकेटेड इन दुर्गापुर, बोकारो और बर्नपुर, कुल्ती और रुरकीला, भिलाई और भद्रावती, विशाखापट्टनम एंड सैलेम, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर इंडिया के अंदर, और कुछ जगह हैं जहाँ पर हमारी ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। उसके बाद फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया, इंडिया के अंदर कुछ आयरन और स्टील प्लांट के नाम दिए हैं यहाँ पर, जैसे सेलम स्टील प्लांट, बोकारो स्टील एलटीडी इन झारखंड, विशाखापट्टनम स्टील प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान स्टील एलटीडी इन रोलकीरा और ओडिशा। उसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो कि झारखंड में है, ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे हम इसको के नाम से जानते हैं। उसके बाद विश्वेश्वरैया आयरन स्टील एलटीडी, ठीक है। उसके बाद भिलाई आयरन एंड स्टील सेंटर, ये कुछ हमारे मेजर आयरन और स्टील प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कि जमशेदपुर में है, टिस्को, ठीक है। टिस्को वॉज द
टिस्को इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। CO से कंपनी, S से स्टील, I से आयरन, T से टाटा। टिस्को वॉज द ओनली आयरन एंड स्टील कंपनी इन द इंडिया बिफोर 1947। ये कह रहे हैं 1947 से पहले सबसे पहली जो इंडिया के अंदर सबसे पहली जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो कौन सी है? टिस्को। टिस्को बिगिन इट्स ऑपरेशन इन 1907। इसका ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ था 1907 से, मतलब 1907 से ही सक्ची में स्टार्ट हो गया था। सक्ची एक जगह है, वहाँ पर स्टार्ट हो गया था और 1947 तक मतलब पूरी तरह से फैल गया था। विच इज़ ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, जो कि कहाँ पर था, जो कि कहाँ पर है? विच इज़ ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुबर्णरेखा एंड खारकई, जो कि झारखंड में है, वहाँ पर ये सक्ची जगह है, वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। 1907 से शुरुआत हो गई थी। ज्योग्राफिकली जमशेदपुर इज़ एन आइडल लोकेशन फॉर एन आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, ठीक है, तो वो जो जमशेदपुर जगह है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल लोकेशन है, उसकी फैक्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन लोकेशन मानी जाती है। देयर आर मैनी रीज़न फॉर दिस, और इसके लिए काफ़ी और रीज़न है, जैसे सक्ची वॉज ओनली 32 किलोमीटर फ्रॉम कलीमती रेलवे स्टेशन ऑन द बेंगाल नागपुर। देखो अब इसके पास ही जो है 32 किलोमीटर दूर ही हमारा क्या है? बेंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन मिल रहा है इन्हें, यानी रेलवे लाइन मिल रही है, आराम से हम रेलवे स्टेशन की मदद से यानी ट्रेन की मदद से क्या ला सकते हैं? सामान ला सकते हैं। और फिर यहाँ पर डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, यहाँ पर आयरन ओर का डिपॉजिट भी मौजूद है। उसके साथ साथ कोल मौजूद है, मैग्नीज़ है यहाँ पर। वर्क क्लोज टू सक्ची, मतलब इसके करीब ही करीब सारे रॉ मटेरियल मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर है यहाँ पर नेक्स्ट सक्ची वॉज क्लोज टू द मेजर मार्केट कोलकाता। मेजर मार्केट जो कोलकाता में है उसके करीब है, यानी सामान बनाकर फ़ौरन के फ़ौरन बेच सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, तो इन्हें ये फ़ायदा हो रहा है सारी चीज़ों का। कोल कम्स फ्रॉम कोल माइंस ऑफ झरिया एंड आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैग्नीज कम फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। अब देखो जो कोयला आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? झरिया जगह है वहाँ से आ रहा है, माइंस ऑफ झरिया जो है वहाँ से आ रहा है। आयरन और लाइमस्टोन और डोलोमाइट और मैग्नीज कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है हमारा ओडिशा और छत्तीसगढ़ से आ रहा है, यानी ये सब करीब ही करीब से मिल रहा है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ रहा है। द खरकई एंड सुबर्णरेखा रिवर एंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई, और जो खरकई और सुबर्णरेखा रिवर जो है वो क्या दे रही है? इसे अच्छा खासा पानी की सप्लाई मिल रही है। आफ्टर द टिस्को प्लांट स्टार्टेड इन जमशेदपुर, द गवर्नमेंट ऑल्सो टुक मैनी स्टेप्स फॉर डेवलपिंग द एरिया एंड सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स कम अप इन द रीजन। क्या जब टिस्को प्लांट स्टार्ट हुआ जमशेदपुर में तो काफ़ी गवर्नमेंट ने भी ऐसे स्टेप्स लिए जिससे जो है हमारा एरिया जो है और जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं वहाँ पर और भी निकाले जाएं और भी बनाए जाएं, मतलब डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए इस रीजन में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने भी मदद की। केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी और टिन प्लेट, केबल एंड वायर आर प्रोड्यूस इन दीज फैक्ट्रीज़। इस फैक्ट्रीज़ में ये सारे सामान बनाए जाते हैं जो मैंने अभी यहाँ पर नाम लिए। देयर आर मैनी स्मॉल एंड एंशियलरी प्लांट्स, ये क्या मतलब? छोटे छोटे और एंशियलरी प्लांट्स हैं फ्रॉम बिग स्टील प्लांट्स इन इंडिया, मतलब स्टील प्लांट्स से छोटे छोटे प्लांट्स, मतलब हर तरह के यहाँ पर प्लांट्स दिख जाएंगे आपको। देयर आर सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स एंड रोलिंग मिल्स एज वेल, यहाँ पर सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी हैं, रोलिंग मिल्स भी हैं। द स्टील इंडस्ट्री गेव अ न्यू बूस्ट टू द इंडस्ट्री इकनॉमी, और जो हमारा इंडस्ट्री इकनॉमी है उसके अंदर स्टील इंडस्ट्री जो है उसने एक नया बूस्ट दिया, ठीक है। बिकॉज स्टील प्रोवाइड्स द बैकबोन फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री, क्यों? क्योंकि स्टील जो है हमारी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारी जो स्टील है वो क्या प्रोवाइड करती है? बैकबोन। अब अगर बात करूँ मैं इंडस्ट्रीज़ की तो जो हमारी मशीनें बनती हैं वो खुद हमारी स्टील की बन रही है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और स्टील जो है ये तो हमारी डेली यूज़ के लिए है, हमारे छोटे से चम्मच से लेकर बड़े से बर्तन तक क्या है? स्टील तक ही बनता है, ठीक है। हमारे दरवाजे ले लो लोहे के, हमारे गेट के जो हमारे गेट में जो कुंडियाँ लगी होती हैं, ठीक है, लॉकर्स जो होते हैं हमारे, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अलमीरा है, हर चीज़ स्टील और आयरन की तो बन रही है आजकल। उसके बाद पिट्सबर्ग की बात करते हैं। अभी हमने इंडिया की बात करी, अब आ जाइए पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग क्या है, कहाँ है, देखते हैं। पिट्सबर्ग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द USA। ये USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक स्टील सिटी है, इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है। स्टील सिटी मतलब यहाँ पर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती होगी, इसलिए इसका नाम पूरा पिट्सबर्ग को हम स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। पिट्सबर्ग एक सिटी है जहाँ पर स्टील जो है, यहाँ पर स्टील इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, इस वजह से स्टील सिटी कहा जाता है इसे। देयर आर सेवरल लोकेशन रिलेटेड एडवांटेजेस विद दिस सिटी। ये कह रहे हैं यहाँ पर कई लोकेशंस हैं जो कि इसकी एडवांटेजेस के बारे में बताते हैं, जैसे कि वाइल कोल इज़ अवेलेबल लोकली, यहाँ पर कोल लोकली मिल जाता है। द आयरन ओर कम्स फ्रॉम द आयरन माइन एट माइनसोटा इसी के पास जगह है, वहीं से आयरन ओर मिल जाता है इसे, ठीक है। माइनसोटा इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर, खाली 1500 किलोमीटर दूर है, कहाँ से? पिट्सबर्ग से, यानी ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। आप कह रहे होंगे 1500 किलोमीटर तो बहुत दूर है, तो ये बहुत दूर नहीं है,
ठीक है, बाकी जगहों से बहुत करीब है। अगर हम आयरन ओर की तलाश करने लगें और कहीं इंडस्ट्रीज़ खोल रखी है तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, मगर ये 1500 किलोमीटर बहुत करीब है। द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट शिपिंग रूट्स इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं जो फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे है, जो कि सबसे बेहतर शिपिंग रूट्स माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, वो भी यहाँ पर मौजूद है। यानी ये बाई शिप, यानी बाई वाटर, पानी के वाटरवेज से आराम से कोई भी सामान लेके जा सकते हैं, ला सकते हैं। कोई भी गुड्स लाना है, पहुंचाना है इधर से उधर। अब देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, एक साथ में खूब सारा रॉ मटेरियल लेके आएगी, तो शिप जो है सस्ता पड़ता है, पानी के जहाज़ से आराम से सबसे सस्ता पड़ता है ये पूरा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सबसे सस्ता कौन सा पड़ता है? वाटरवेज, जो कि इनके पास मौजूद है, यानी उसमें भी पैसा कम खर्च हो रहा है, आराम से पानी का एक रास्ता मिल गया। प्रोवाइड अ परफेक्ट चैनल बिटवीन दीज टू सिटीज़। और ये दो जो सिटीज़ हैं, कौन सी? माइनेसोटा से जो ये सामान ला रहे हैं, पिट्सबर्ग में जो सामान ला रहे हैं, रॉ मटेरियल ला रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक अच्छा रास्ता बनाती है, अच्छा रास्ता मिलता है। ठीक है, अ रेलवे रूट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन दीज टू सिटी। इन दो सिटीज़ के बीच में एक रेलवे रूट भी है, यानी बाई ट्रेन जो हमारी मालगाड़ी आती हैं उसमें माल ही तो जाता है, तो उसके ज़रिए भी सामान ला सकते हैं। इन प्रेजेंट डे पिट्सबर्ग हैज़ वेरी फ्यू लार्ज स्टील मिल। अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो पिट्सबर्ग जो है उसके पास कुछ ही बड़ी बड़ी मिल्स हैं, और ज़्यादातर जो मिल्स हैं वो कहाँ पर हैं? एंड मोस्ट ऑफ प्रेजेंट बिटवीन दीज टू सिटीज़, ज़्यादातर इन दोनों के बीच में मौजूद हैं। In present day, Pittsburgh has very few large steel mills and most of them are in the valley of Monongahela और एलिगेनी रिवर। ये कह रहे हैं अगर हम आज के ज़माने में बात करें तो पिट्सबर्ग के अंदर ज़्यादा बड़ी बड़ी स्टील इंडस्ट्री है नहीं, कुछ ही बड़ी बड़ी स्टील इंडस्ट्री हैं। ज़्यादातर जो मौजूद हैं वो मोनोगहेला और एलिगेनी रिवर है, इसके बीच में जो वैलीज़ हैं वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये कहाँ पर है? रिवर्स अबव पिट्सबर्ग एंड अलोंग द ओहियो रिवर बिलो इट, जो कि पिट्सबर्ग के अबव और ओहियो रिवर के बिलो में मौजूद हैं। बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फिनिश स्टील। अब यहाँ पर वाटर रूट भी है इनके पास, लैंड रूट भी है, तो ये दोनों रूट्स को इस्तेमाल करते हैं फिनिश प्रोडक्ट को, स्टील को अब जैसे पहले क्या हुआ, रॉ मटेरियल रहा है, उससे स्टील बनाया, फिर स्टील बनाकर अब उसे मार्केट में पहुँचाना है, तो वो भी आराम से इसी रास्ते से ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 134 ओपन करिए। देयर आर मैनी के बाद पेज नंबर 134, देयर आर मैनी अदर फैक्ट्रीज़ इन पिट्सबर्ग। ये कह रहे हैं काफ़ी और भी पिट्सबर्ग में फैक्ट्रीज़ हैं, एंड दीज फैक्ट्रीज़ यूज़ स्टील एज देयर रॉ मटेरियल। और वो सब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं पिट्सबर्ग के अलावा और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब अभी जो हम बात कर रहे हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री की, तो पिट्सबर्ग के अंदर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर स्टील का इस्तेमाल करते हैं एज आ रॉ मटेरियल। दे मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी एंड रेल्स। और ये काफ़ी तरह के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरी बनाते हैं, रेल्स बनाते हैं, यानी जो हमारी आपने देखा हो ट्रेन की पटरियाँ जो होती हैं वो भी हमारी आयरन की होती हैं। ठीक है, वो सब भी हमारी इंडस्ट्रीज़ में ही बनती हैं। फिर आ गए हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द मेकिंग ऑफ क्लोथ फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं हमें पता है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं हमें पता है, हर सभी को पता है कि जो हम कपड़े बनाते हैं, वेरियस टाइप्स के क्लोथ्स बनाते हैं फाइबर्स के, वो ये क्या है? ये सबसे पुराना इंडस्ट्री का, वर्ल्ड में सबसे पुराना इस्तेमाल होने वाला इंडस्ट्रीज़ है, मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पुरानी है। मेकिंग ऑफ क्लोथ फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। सबसे पुरानी इंडस्ट्री है वर्ल्ड में। Its growth and development is closely linked with the advent of civilization in the Indus Valley of India and the Egyptian civilization in the Nile Valley of in Africa। इसकी ग्रोथ और इसका जो डेवलपमेंट आया वो किससे क्लोजली लिंक है? पूरी तरह से किससे लिंक्ड है? जो सिविलाइजेशन हुआ था, एडवेंट ऑफ सिविलाइजेशन हुआ था इंडस वैली में इंडिया के अंदर, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुआ था जो नाइल वैली अफ्रीका के अंदर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ हुआ और डेवलपमेंट हुआ। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड इन इट्स इनिशियल स्टेज सेंटर्ड अराउंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड के अंदर वो सबसे पहले कहाँ पर किसके ज़रिए स्टार्ट हुआ था? वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है उससे ही शुरुआत हुआ था। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ही इससे ही हमारी, मतलब यहाँ पर इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ का स्टार्ट जो हुआ था, इंडस्ट्री जो बनी थी सबसे पहले वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा था? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ही यूज़ हो रही थी, मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ही चल रही थी। मास प्रोडक्शन स्टार्टेड फर्स्ट इन ग्रेट ब्रिटेन एंड देन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले जो मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था वो ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, यानी ब्रिटेन में, और उसके बाद हल्के हल्के करके पूरी दुनिया में फैल गया, यानी हर जगह फिर लोग बाग इंडस्ट्रीज़ बनाने लगे। डिफरेंट फाइबर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स इंक्लूड कॉटन, जूट, फ्लाक्स, वुड, सिल्क, रेयन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ये कह रहे हैं अलग अलग जो फाइबर हमारे कपड़े बनाने के लिए यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं? कॉटन है, जूट फ्लास्क है, वुड है, सिल्क है, रेयन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है।
द फाइबर आर द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर क्या है, यही हमारे बेसिक रॉ मटेरियल हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। यही कॉटन, जूट, फ्लाक्स, वुड, सिल्क, रेयन और नायलॉन और पॉलिस्टर, यही सब क्या है, यही सब जो है हमारी इंडस्ट्री में जाता है, फिर इसके ही कपड़े बनते हैं, ठीक है, अलग अलग मटेरियल बनते हैं। दीज कैन बी नेचुरल सच एज कॉटन, जूट, फ्लास्क, वूल, सिल्क एक्सेट्रा। ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी फाइबर हो सकता है। आपने सुना होगा नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। नेचुरल में कौन कौन से आ गए, कॉटन, जूट, फ्लास्क, वूल, सिल्क, और मैन मेड में कौन से आ गए, रेयन, एरेलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे किस में आ गए, ये हमारे आ गए रेयन में, ठीक है, मतलब सॉरी ये किस में आ गए, हमारे मैन मेड में, जो इंसान ने फाइबर बनाए हो खुद, और नेचुरल मतलब जो कुदरत से मिले हों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द क्लॉथ वॉज मेड बाई हैंड प्रोपेल्ड स्पिनिंग व्हील एंड लूम्स। ये कह रहे हैं जब इंडस्ट्रीज़ नहीं बनी थी उससे पहले लोग बाग अपने हाथों से, जो स्पिनिंग व्हील वाला जो तरीका था आपने देखा होगा, जो आपने गांधी जी को भी देखा होगा, चरखा जो था, ठीक है, उस तरीके से, और काफ़ी ऐसे तरीके से जो हाथ से बनाए जाते थे कपड़े। द पावर लूम्स वर फर्स्ट यूज इन इंग्लैंड। सबसे पहले जो पावर लूम स्टार्ट हुआ था, यूज़ हुआ था, सबसे पहले इंग्लैंड में यूज़ हुआ था। द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड आर इंडिया, चाइना, जापान, द यूएसए, रशिया, ब्राज़ील, इटली एक्सेट्रा। जो सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर वर्ल्ड में है वो कौन कौन सा है, इंडिया है, चाइना है, जापान है, यूएसए, रशिया, ब्राज़ील, इटली और एक्सेट्रा, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट कॉटन, क्या मेन इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर कंट्री हैं इंडिया की, ठीक है, मतलब वर्ल्ड की। इंडिया हैज़ बीन अ प्रोड्यूसर ऑफ हाई क्वालिटी कॉटन क्लोथ फ्रॉम ओल्ड टाइम्स। इंडिया जो है पुराने ज़माने से ही हाई क्वालिटी का कॉटन के कपड़े बनाने में जाना जाता है, ठीक है, हर जगह मशहूर है इंडिया। इंडिया के अंदर हाई क्वालिटी के कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं शुरुआत से ही, ओल्डन टाइम से, मतलब पुराने समय से ही। द मुस्लिम्स ऑफ ढाका, कैलिको ऑफ कैलिकट, चिनजेट्स ऑफ मसूलीपट्टनम, ये क्या हैं, एक्सेट्रा वर वेल नोन। ये सब हमारी कॉटन की वैरायटी हैं, ब्रांड है, ठीक है, अलग अलग वैरायटी है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा जानी जाती है, यहाँ तक कि इतना जाना जाता है कि यहाँ से बना कर लोग बाग जो है हमारे इंडस्ट्री जो है बाहर एक्सपोर्ट करती है, बाहर की कंट्रीज़ जो है हमसे ख़रीदती है। दे वर मेड बाई हैंड एंड दस प्रोडक्शन वॉज लेस एंड द कॉस्ट वॉज वेरी हाई। क्या ये जो है पहले हाथ से बनाई जाती थी, पहले इंडस्ट्रीज़ तो थी नहीं, मशीनें थी नहीं, तो ये हाथ से बनाई जाती थी, तो लोग बाग इसे कम बना पाते थे। अब मान लो अगर 50 लोग भी मिलकर बनाने हैं तो हो सकता है 50 बना लिए, 100 बना लिए, ठीक है। तो अब इतने कम थे तो लोगों की डिमांड ज़्यादा थी, हर कोई चाहता था कि मैं अच्छी चीज़ लूँ। या अगर अभी भी कोई आ जाए, जैसे कि आपने सुना होगा, एक अनार 100 बीमार, मतलब चीज़ एक है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो जब खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। कैसे, एक कहेगा मैं इतने में दे रहा हूँ, एक कहेगा मैं इतने में लूँगा, एक कहेगा मैं इतने में लूँगा, तो बेचने वाला जो होगा वो सोचेगा, उसे भी लगेगा कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा दामों में बेचता है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं, दे वर मेड बाई हैंड एंड दस प्रोडक्शन वॉज लेस एंड द कॉस्ट वॉज वेरी हाई। द मिल मेड क्लोथ वॉज कोऑपरेटिवली चीपर। और जो मिल में, जो फैक्ट्रीज़ में, कंपनी में जो बनाई जाती हैं वो इसके हिसाब से सस्ती होती हैं। दिस लेड टू द डेथ ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी वजह से क्या हुआ, जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था यहाँ पर, जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, तब जो है जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ हैं, हाथ से बनाने वाले जो कपड़े थे, हाथ से जो लोग बनाया करते थे, उन लोगों का काम ठप हो गया। क्यों, अब हाथ से बनाने वाले मेहनत ज़्यादा लग रही है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो बेचेंगे भी महंगा, उसे महंगा करके बेचेंगे, ठीक है। और जो कंपनी बना रही थी, जैसे ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने अपनी कंपनी खोली, वो लोग सस्ते में बेच रहे थे, लोग बाग उनका सामान खरीदने लगे, इनका सामान नहीं खरीदते थे, ठीक है। हर कोई जो सस्ता सामान खरीदना पसंद करेगा, मगर क्वालिटी देखनी चाहिए थी। तो इस वजह से जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी इंडिया की उस ज़माने में, वो बिल्कुल ठप हो गई। इनिशियली द टेक्सटाइल मिल वर इस्टेब्लिश इन महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट। सबसे पहले जो हमारी टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पर, महाराष्ट्र और गुजरात के स्टेट में हमारी शुरू हुई थी। दीज टू स्टेट्स एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर स्टेट जो है, ये स्टेट जो है यहाँ पर वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट रहता है। पोर्ट्स फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, यहाँ पर पोर्ट्स मौजूद हैं मशीनरी को इम्पोर्ट करने के लिए, ठीक है। रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन है, इसके लेबर वर रेडीली अवेलेबल, यहाँ पर इसके लेबर भी मिल जाते हैं, रॉ मटेरियल भी मिल जाता है। द अबव फैक्टर, यहाँ पर देखिए, द अबव फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड एक्सपेंशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये सब क्या है हमारे, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है हमारी जल्दी रैपिडली एक्सपेंड हो गई, यहाँ पर फैल गई, क्योंकि ये सारे हमारे रॉ मटेरियल, ठीक है, लेबर, कॉटन और हमारी मशीनरी, ये सब मौजूद थी, यहाँ पर आराम से मिल जाया करती थी। नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द इनिशियल एडवांटेजेस हैव बिकम सेकेंडरी।
ये कह रहे हैं आज के ज़माने में जो हमारी पहले की एडवांटेजेस होती थी वो सेकेंडरी हो गई हैं, एंड दस द इंडस्ट्रीज स्प्रेड इन अदर सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। इसी वजह से जो हमारी सिटीज़ हैं वो जो हमारी दूसरी सिटीज़ हैं या इंडिया के दूसरे टाउन्स हैं वहाँ पर भी हमारे अलग अलग क्या हैं इंडस्ट्रीज स्प्रेड हो गई हैं, जैसे कि कानपुर है, इंदौर है और कोयम्बतौर है, लुधियाना है, अमृतसर है और पुडुचेरी है एक्सेट्रा। इन जगहों पर भी अब इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे हमारे जो रॉ मटेरियल है या हमारे जो रिसोर्सेज हैं ये हर जगह अब आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी हो गया है, मतलब हर जगह आराम से इजीली मिल जाता है। फिर यहाँ देखिए कॉटन टेक्सटाइल एट अहमदाबाद। अहमदाबाद की बात करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल अहमदाबाद में। अहमदाबाद इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। साबरमती जो नदी है उसके किनारे वहाँ पर अहमदाबाद है, ठीक है। रॉ मटेरियल इज़ ऑल्सो ईजिली अवेलेबल बिकॉज गुजरात एंड महाराष्ट्र आर मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट। ये कह रहे हैं रॉ मटेरियल यहाँ पर आराम से मिल जाता था क्योंकि जो महाराष्ट्र और गुजरात है वो सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रोइंग स्टेट है। द ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ अहमदाबाद प्रोवाइड एन आइडल एनवायरनमेंट फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन। ये कह रहे हैं जो वहाँ का अहमदाबाद का जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो आइडल एनवायरनमेंट देता है, किसे? कॉटन को वीविंग करने को और स्पिनिंग करने का एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट देता है। द फ्लैट टोपोग्राफी इंश्योर ईजी सेटिंग अप ऑफ मिल्स। और जो यहाँ की फ्लैट टोपोग्राफी है, जो यहाँ पर फ्लैट सरफेस है, वो आराम से हम वहाँ पर उसकी टोपोग्राफी की वजह से आराम से कहीं भी मिल्स खोल सकते हैं, कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। डेंस पॉपुलेशन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ चीप लेबर। यहाँ की इतनी घनी आबादी है कि हर कोई जो है काम ढूंढना चाहेगा। अब देखो अगर 50 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, 50 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर 100 लोग काम करने वाले हैं, तो 50 उसमें से ऐसे होंगे वो कहेंगे हमें कम पैसे दे दो मगर हमें जॉब दे दो, ठीक है। या दूसरे कहेंगे हमें कम पैसे दे दो, हमें जॉब दे दो। मतलब काम करने वाला ज़्यादा होंगे और लोगों की जगह कम होगी, तो जो देने वाला होगा जॉब वो भी क्या करेगा, वो हमेशा वो चाहेगा मेरा पैसा कम खर्च हो, तो वो कम डिमांड देगा, कम पैसे देगा, तो जिसे ज़रूरत होगी वो आएगा करने। उसके बाद रोड एंड रेल नेटवर्क इज़ वेल डेवलप विच प्रोवाइड इजी एक्सेस टू मार्केट। यहाँ पर रोड और रेल नेटवर्क भी अच्छे खासे बने हुए हैं जिसकी वजह से आराम से मार्केट में सामान ले जाया सकता है, लाया जा सकता है। द नियर बाई पोर्ट ऑफ मुंबई मेक्स इम्पोर्ट ऑफ मशीन्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कन्वीनियंट। ये कह रहे हैं जो यहाँ करीब ही जो मुंबई का एक एयरपोर्ट मौजूद है, जो हमारा पोर्ट मौजूद है, उससे आराम से हमारी मशीनरी आ सकती हैं और हमारे फिनिश प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। द फर्स्ट मिल इन गुजरात वॉज इस्टेब्लिश इन 1859। सबसे पहला मिल जो बनाया गया था गुजरात में वो 1859 में, 1859 में। अहमदाबाद सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। मुंबई के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी इंडिया की बनी वो कौन सी बनी? अहमदाबाद। एंड इज़ यूजुअली कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन रिसेंट एयर द टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद आर फेसिंग सम प्रॉब्लम। अगर हम आजकल के ज़माने की बात करें, अभी के टाइम की बात करें, तो इस टाइम अहमदाबाद जो है उसमें जो मिल्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। काफ़ी प्रॉब्लम्स, उसे परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मैनी मिल्स हैव शट डाउन। काफ़ी मिल्स तो ऐसी हैं जो बंद भी हो चुकी हैं। इमरजेंस ऑफ अ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नॉन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद आर द टू मेन रीज़न फॉर दिस। अब ये बता रहे हैं कि किस वजह से अहमदाबाद के अंदर जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो शट डाउन क्यों हो रही हैं, बंद क्यों हो रही हैं, या उसका नुकसान क्यों हो रहा है, ठीक है। वो नीचे क्यों गिर रही हैं, उसका नाम क्यों ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि अब देखो हर जगह पर तो इंडस्ट्रीज़ बनी जा रही हैं, हर जगह पर इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ाई जा रही, जिसकी वजह से इसमें प्रोडक्शन में भी कमी आ रही है, ठीक है। और जो प्रोडक्शन ये कर रहे हैं वो सारी चीज़ें दूसरी जगह पर अभी प्रोडक्ट हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। वहाँ के लोग वहाँ से ख़रीदेंगे, यहाँ से ख़रीदेंगे, तो वहाँ से आराम से मिल जाएगा उन्हें। तो हर जगह ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ बनने की वजह से यहाँ पर इनका नुकसान हुआ। फिर उसके बाद बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल एट ओसाका जगह है, वहाँ की कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं। ओसाका इज़ इन जापान। ये कहाँ पर है? जापान में है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। जैसे हमारा अहमदाबाद जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद हमारा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वैसे ओसाका जो है जापान में है, ये जो है मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से जाना जाता है। देयर आर मैनी फेवरेबल कंडीशंस। इसकी कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं, पेज नंबर 135 पर टॉपर आइए। इन ओसाका फॉर द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओसाका के अंदर जो कुछ हमारी फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रोथ हुई, उसकी क्या है यहाँ पर देखिए। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका प्रोवाइडेड प्लेंटी ऑफ लैंड फॉर कॉटन मिल। कॉटन मिल के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह मिल गई, किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर एक्सटेंसिव प्लेन्स वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, काफ़ी ज़मीन है। ह्यूमिड क्लाइमेट्स प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। वहाँ का ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो जो है
वो इसकी कॉटन की वीविंग के लिए, स्पिनिंग के लिए काफ़ी अच्छा आइडियल कंडीशन मौजूद देती है हमें, ठीक है। डेंस पॉपुलेशन प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ लेबर, ज़्यादातर वहाँ पर आबादी इतनी है कि वहाँ पर आराम से लेबर मिल जाते हैं, आराम से मजदूर मिल जाते हैं, आराम से वर्कर मिल जाते हैं। रिवर योदो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर, यहाँ पर एक नदी है योदो जो कि अच्छा खासा पानी मिल जाता है वहाँ पर इंडस्ट्री में इस नदी से, ठीक है। द नियर बाई पोर्ट मेक्स इम्पोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट द कन्वीनियंट। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर गलती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो यहाँ पर एक नदी है, मतलब जो नदी है यहाँ पर हमने बताया रिवर योदो, यहाँ पर अच्छा खासा पानी भी मिल रहा है और साथ साथ यहाँ पर जो हमारा पोर्ट है यानी जहाँ से हमारा वाटरवेज है, ठीक है, पानी का रास्ता है जिससे हम शिप से आराम से कॉटन रॉ मटेरियल ला सकते हैं और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट जो है हम कन्वीनियंटली कहीं भी पहुँचा सकते हैं। तो यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा है यहाँ का। ओसाका मेनली डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट फॉर रॉ कॉटन। ये कह रहे हैं जो ओसाका है वो किस पे डिपेंड है, बस इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन पे डिपेंड है। कॉटन इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम इजिप्ट, ये कहाँ से आता है, मतलब इनका अपना कॉटन नहीं है, ये कॉटन जो है इजिप्ट से मंगाते हैं, इंडिया से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं और यूएसए से मंगाते हैं, ठीक है। बस ये दूसरे पर किस चीज़ पर डिपेंड है, अगर ये किसी चीज़ की वजह से डिपेंड है तो ये सिर्फ कॉटन की वजह से। कॉटन इनका अपना नहीं होता है मगर टेक्सटाइल इनकी यहाँ पर अपनी है, ठीक है। कॉटन दूसरी कंट्रीज से मंगाते हैं जैसे इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से, यूएसए से। गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट मेक्स द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लोथ फ्रॉम ओसाका प्रॉफिटेबल। और ये कह रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी का और लो प्राइस का फिनिश प्रोडक्ट जो बनाते हैं ये, तो इससे क्या होता है, कॉटन क्लोथ जो है ओसाका में प्रॉफिटेबल होता है, मतलब इनके लिए लाभ होता है, इन्हें फ़ायदा होता है उससे। इन मॉडर्न टाइम्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस बाय अदर इंडस्ट्रीज। ये कह रहे हैं आजकल के ज़माने में, अगर मतलब अभी के ज़माने में बात करें, अभी के टाइम में, तो वहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ओसाका में, वो हटकर वहाँ पर काफ़ी अलग इंडस्ट्रीज़ बना दी गई हैं, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, मशीनरी इंडस्ट्रीज़ हैं, शिप बिल्डिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। तो वहाँ पर मतलब कॉटन टेक्सटाइल ख़त्म कर दी गई है, हो सकता है हो, मगर इस तरीके से नहीं है जैसे पहले थी, उसकी जगह पर ये सारी इंडस्ट्रीज़ खोल दी गई हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ न्यू एडिशन इन द सर्विस इंडस्ट्री। हमारी जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं इसके अंदर एक और तरह की इंडस्ट्रीज़ आई हैं जो कि हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़, इसे हम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। इट प्राइमरीली डील्स विद द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। इसमें मेन काम क्या होता है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ये सारे काम इसके अंदर होते हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑल्सो कॉल्ड द IT इंडस्ट्री। जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में IT इंडस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। इंक्लूड्स सर्विसेज रेंडर्ड टू कंज्यूमर ऑन कंप्यूटर। देखो इसमें इसमें किस तरीके के काम होते हैं, ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करना जो कि कंज्यूमर्स, जो कि कंप्यूटर पे हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, मोबाइल फ़ोन हो, फैक्स हो, एक्सेट्रा। इस तरह की जो अगर हम कंप्यूटर पे कोई भी मेल भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, तो अपने आप थोड़ी ना जा रहा है, बहुत सारा पूरा सिस्टम है इसका, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ IT इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इज़ द कंप्यूटर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ग्रोथ का और डेवलपमेंट ऑफ IT इंडस्ट्री का जो वर्ल्ड में, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं होता तो हम इस पर काम क्यों करते, ठीक है, हम क्यों ये सारी टेक्नोलॉजी बनाते। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT इंडस्ट्री जो डेवलप हुई वो किसकी वजह से, कंप्यूटर के बनने की वजह से। कंप्यूटर वॉज फर्स्ट डेवलप इन द USA इन 1946 फॉर डिफेंस पर्पज़। कंप्यूटर सबसे पहले 1946 में USA में बनाया गया था डिफेंस पर्पज़ के लिए। इट हेल्प इन स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ऑन टिनी चिप्स। ये इससे क्या फ़ायदा होता है, छोटी सी चिप में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर हम इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़, इतनी बड़े बड़े हम वीडियो बना लेते हैं, रख लेते हैं, नोट्स रख लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं। तो हम कंप्यूटर की अगर बात करें तो छोटी सी चिप में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। ऑल्दो इंडिया स्टार्टेड लेट बट इट मेड रैपिड प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने लेट स्टार्ट किया, सबसे पहले USA ने किया था, मगर इंडिया ने लेट किया, मगर बहुत जल्द ही उसके अंदर डेवलपमेंट आ गया था सॉफ्टवेयर का, ठीक है। इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर काफ़ी तरक्की, बहुत जल्द ही तरक्की पाई। मतलब ऐसा नहीं कि लेट स्टार्ट किया तो हल्के हल्के हो रहा हो, लेट स्टार्ट किया मगर बहुत जल्द ही इसने प्रोग्रेस किया, ठीक है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द ब्रेन ड्रेन फ्रॉम इंडिया टू वेस्ट वर्ल्ड। और ये किस में मदद करता है, जो हमारा ब्रेन ड्रेन होता है ना फ्रॉम इंडिया टू वेस्ट वर्ल्ड, उससे काफ़ी मदद करता है, रिड्यूस करता है। द मेन फैक्टर विच हेल्प द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया एंड द USA आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मेन फैक्टर जिसने मदद की, जिसकी वजह से हमारा जो IT इंडस्ट्री है, जिसकी ग्रोथ हुई, जिसका डेवलपमेंट हुआ इंडिया के अंदर और USA के अंदर, वो क्या है कि रिसोर्सेज की मौजूदगी थी,
ठीक है। डेवलपमेंट के लिए पैसा था, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल मौजूद थी। मतलब अगर हम कोई इतनी बड़ी बात करें, अगर हम आईटी टेक्नोलॉजी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है, हमारी आईटी इंडस्ट्री जो है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ठीक है, अगर मैं छोटे से कमरे में भी इस शुरुआत करूँ तो बहुत करोड़ों लाखों में पैसा खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर डेवलप कर पाए इंडिया में और ऐसे ही यूएसए में भी। आईटी इंडस्ट्री इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में आईटी इंडस्ट्री जो है उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। बेंगलुरु द कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका स्टेट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये कहाँ पर मौजूद है? सदर्न पार्ट जो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू का, वहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर। ठीक है। द बेंगलुरु रीजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिलिकन प्लेट्यू, इसे हम सिलिकन प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं ये भी बताएंगे। द सिटी एक्सपीरियंसेस अ डस्ट फ्री एंड माइल्ड क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द एयर। यहाँ पर कैसा है? डस्ट फ्री और माइल्ड क्लाइमेट है, पूरे साल ऐसे ही रहता है यहाँ का टेम्परेचर। देयर आर मैनी हाई टेक इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड इन द सिटी सच एज इंडियन टेलीफोन्स इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर काफ़ी हाई टेक इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं इस सिटी में, जैसे कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एलटीडी यानी लिमिटेड शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यहाँ पर जो साइंटिस्ट काम करते हैं इंडिया के। ठीक है, ये सब कहाँ पर मौजूद है? यहीं पर मौजूद है, एक्सेट्रा। दस द सिटी हैज़ अ लार्ज असेंबलेज ऑफ टेक्निकली एजुकेटेड पीपल। इसी वजह से, इसीलिए क्या है, बेंगलुरु में जो है ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया के जो है मोस्ट एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि अब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए। ठीक है, मेनली अगर मैं बात करूँ इसरो की, इसरो जो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर जो है सब जो है पढ़े लिखे ही लोग तो जाएंगे। तो यहाँ पर ये समझ लिए जो हमारा बेंगलुरु है इस जगह बिल्कुल टैलेंटेड और पढ़े लिखे लोग जाते हैं। ठीक है, etc. Thus, the city has a large assemblage of technical educated people. There are also a large number of colleges imparting technical education and training. यहाँ पर और भी ज़्यादातर, अगर हम दूसरी तरीके की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ के अलावा यहाँ पर कॉलेजेस भी हैं जो कि हमारे टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बेंगलुरु इज़ ऑल्सो अ मेजर सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। बेंगलुरु जो है हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक मेजर सेंटर है। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज स्टार्टेड देयर एस्टेब्लिशमेंट इन 1980s। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से शुरू किया था? 1980 से शुरू किया था। द पायनियर अमंग देम वाज इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़। और यहाँ जो मेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है? इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़, विच डेवलप लिंक विद मैनी ग्लोबल कंपनीज़, जिसने ऐसा अपना जो है लिंक डेवलप किया काफ़ी ग्लोबल कंपनीज़ के साथ। ठीक है। द कर्नाटका गवर्नमेंट टुक इनिशिएटिव एंड अनाउंस द आईटी पॉलिसी इन 1992। और जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है, जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है, उसने इनिशिएटिव लिए, उसने जो है काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए जिस और जो है अनाउंस किया आईटी पॉलिसी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 1952 में। ठीक है, 1992 में। सेवरल मल्टीनेशनल कंपनी सच एज ह्यूलेट पैकर्ड, IBM, सेसमेंस, मोटरोला, कॉम्पैक एक्सेट्रा ओपन देयर सब ऑफिस और हेड ऑफिस इन बेंगलुरु। ये जो कुछ कंपनीज़ के मैंने नाम बताए, इन कंपनीज़ ने अपने सब ऑफिस और हेड ऑफिस भी यहाँ पर बेंगलुरु में खोल रखे हैं। टुडे अबाउट 2 लाख सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स आर वर्किंग इन बेंगलुरु। अगर मैं आज की बात करूँ तो बेंगलुरु में 2 लाख के करीब जो है प्रोफेशनल वर्कर हैं, जो कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल वर्कर हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है। द कंप्यूटर मशीन्स आर कॉल्ड हार्डवेयर एंड द प्रोग्राम विच कैन बी यूज इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो हमारा कंप्यूटर का मशीन है, जो डिब्बा होता है पूरा, ठीक है, जो हमारे पार्ट्स होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। जो उसके अंदर की प्रोग्रामिंग होती है उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है। बेंगलुरु इज़ नाउ कॉल्ड द सिलिकन वैली ऑफ द ईस्ट। और बेंगलुरु को इसीलिए हम जो है आजकल के ज़माने में सिलिकन वैली ऑफ ईस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बताएंगे, क्योंकि सिलिकन वैली जो है USA में मौजूद है, और सिलिकन वैली ऑफ ईस्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर IT इंडस्ट्री मौजूद है। The other state government are also The other state government are also taking initiative to establish IT center such as in Mumbai, New Delhi, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, नोएडा, पुणे, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोची एक्सेट्रा। और भी स्टेट गवर्नमेंट हैं जो कि काफ़ी ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं, काफ़ी ऐसे काम कर रहे हैं जिससे जो है IT सेंटर खोले जा सकें, जैसे कि मुंबई में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, नोएडा, पुणे, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम, कोची एक्सेट्रा। इवन टुडे बेंगलुरु हैज़ अ यूनिक स्टेटस विद द हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टैलेंट। आज के बाद अगर हम कह रहे हैं तो आज भी हमारा बेंगलुरु जो है वो सबसे ज़्यादा यूनिक स्टेटस है, उसका एक यूनिक स्टेटस है। ठीक है, हाई स्टेटस है, किसके साथ? क्योंकि वहाँ पर हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टैलेंट मौजूद है। ठीक है,
हाईएस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है। आईटी इंडस्ट्री इन सिलिकॉन वैली यूएसए। अब हम सिलिकॉन वैली की बात करेंगे जो कि यूएसए में है। इसी के नाम पर ही हमारे जो बेंगलुरु है उसे सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द सिलिकॉन वैली ऑफ द यूएसए इज लोकेटेड इन द ऑन द पेनिसुला ऑफ सैन फ्रांसिस्को इन द कैलिफोर्निया स्टेट। कैलिफोर्निया स्टेट के पास पेनिसुला है एक, सैन फ्रांसिस्को, क्या सैन फ्रांसिस्को, उसके जो सिलिकॉन वैली यूएसए है वहाँ पर मौजूद है ये, ठीक है। सो सिलिकॉन वैली जो यूएसए की वो कहाँ पर मौजूद है, पेनिसुला ऑफ सैन फ्रांसिस्को यूएसए, कहाँ की, कैलिफोर्निया की, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटा क्लेरा कंट्री। ये सेंटा क्लेरा कंट्री का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लोकेटेड नेक्स्ट टू रॉकी माउंटेन ऑफ यूएसए, जो कि रॉकी माउंटेन है यूएसए के, उसके आगे ही, उसके बाद ही मौजूद है। द सिलिकॉन वैली लाइज इन वन ऑफ द हाईली इंडस्ट्रियलाइज रीजन ऑफ द यूएसए। ये कह रहे हैं जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पर मौजूद है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज रीजन है यूएसए का, वहाँ पर। दिस एरिया एंजॉय अ माइल्ड क्लाइमेट एंड इवन द नेक्स्ट पेज नंबर 136। ये यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, माइल्ड क्लाइमेट है, एंड इवन द के बाद 136 पर देखिए, एंड इवन द विंटर टेम्परेचर नेवर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ का जो विंटर टेम्परेचर है वो कभी भी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नहीं जाता है। देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज़। और यहाँ पर काफ़ी जगह भी है, काफ़ी फ्री स्पेस है जिसके जहाँ पर यूज़ करके, उस स्पेस को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आईटी इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बिफोर कंप्यूटर केम टू दिस एरिया इट वॉज कॉल्ड द वैली ऑफ हर्ट डिलाइट। जब यहाँ पर कंप्यूटर नहीं आया था, ठीक है, जब कंप्यूटर इस एरिया में नहीं आया था तो इसे जो है वैली ऑफ हर्ट डिलाइट के नाम से जाना जाता था। क्यों, ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एप्रीकॉट्स, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्रीकॉट्स उगते थे। एप्रीकॉट्स तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो एप्रीकॉट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा उगाए जाते थे, यहाँ पर प्रोडक्शन होती थी, जिसकी वजह से इसे जो है वैली ऑफ हर्ट डिलाइट्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बाद में इसका नाम चेंज हो गया। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क एज अ सेंटर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी वॉज स्टार्टेड इन 1950। सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पर स्टार्ट हुआ था एज अ सेंटर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, वो कब हुआ था, 1950 में। इट वाज इन कोलेबोरेशन विद स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी। और ये किसके साथ था, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलेबोरेशन में था। द एम वाज टू फाइंड हाईली प्लेस टेक्नोलॉजी वर्क फॉर द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। मकसद क्या था कि हाईली प्लेस टेक्नोलॉजी वर्क जो है स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी के लिए ढूंढना, ठीक है, फाइंड करना। द मेन वर्क वॉज डन बाई प्रोफेसर फ्रीडरिक ई टर्मन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी। जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर फेडरिक, उनके ज़रिए मेन काम किया गया था। ही इन्वाइटेड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज टू कम एंड एस्टेब्लिश देयर यूनिट्स इन द पार्क। इन्होंने क्या किया, जो कंपनीज थी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, इन्होंने अलग अलग जगह से लोगों को बुलाया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनीज को बुलाया, और यहाँ पर पार्क्स जो बनाया, मतलब जो अपनी ये आईटी इंडस्ट्री बना रहे थे उसके लिए वहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को अलग अलग जगह से बुलाया, वहाँ पर रखा, मतलब यूनाइट किया, मिलाया। द इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द सिलिकॉन वैली यूनिट्स आर कंसंट्रेटिंग ऑन सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। जो हमारी इंडस्ट्रियल और रिसर्च एक्टिविटीज़ है सिलिकॉन वैली की, वो किससे जुड़ी हुई है, सब सॉफ्टवेयर और इंटरनेट से जुड़ी हुई है। एक्चुअली द सिलिकॉन वैली गॉट इट्स नेम फ्रॉम द सिलिकॉन चिप्स सब यूज इन द कंप्यूटर। सिलिकॉन वैली जो इसका नाम पड़ा वो कब पड़ा, जब कंप्यूटर के अंदर एक सिलिकॉन चिप जो है, सिलिकॉन नाम की एक चिप यूज़ हुई थी, उसके बाद से ही इसका नाम सिलिकॉन वैली पड़ गया। उससे पहले क्या था, वैली ऑफ हर्ट्स डिलाइट इसका नाम था, ठीक है। एट प्रेजेंट मोर देन 1 लाख IT प्रोफेशनल एंड टेक्नीशियंस आर वर्किंग इन द कंपनीज़। और यहाँ पर जो ये सिलिकॉन वैली की जो कंपनीज़ हैं, यहाँ पर क्या है, 1 लाख से ज़्यादा, मोर देन 1 लाख से ज़्यादा IT प्रोफेशनल और टेक्नीशियंस यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, एस्टेब्लिश इन सिलिकॉन वैली। Presently, the computer software and hardware companies are located in most of the cities in the USA। और आज की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनीज यहाँ पर USA के अंदर मौजूद हैं, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में मौजूद हैं। सिर्फ सिलिकॉन वैली में नहीं, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर अब हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, मतलब इंडस्ट्रीज जो हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो बना दी गई हैं। सिर्फ सिलिकॉन वैली में नहीं, बाकी और जगह पर भी, ठीक है। This knowledge based industry can change the image of our country and has many advantages over other industries। ये जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, ये काफ़ी इमेज हमारी चेंज कर सकती है हमारी कंट्री की, और इसके काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं दूसरे इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले। इंडिया हैज़ इनफ स्किल मैन पावर। इंडिया के पास काफ़ी इनफ स्किल मैन पावर मौजूद है। वी वांट टू यूज़ कंप्यूटर एज अ टूल टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड क्रिएट अवेयरनेस। और इसीलिए जो है हम लोग क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर को जो है एज अ टूल यूज़ करना चाहते हैं, जिससे हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज को फैला सकें और लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में अवेयरनेस ला सकें, ठीक है, अवेयरनेस ला सकें। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है।
पहला है इन विच ऑफ दीज प्लेसेस इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड। हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक में ही करना है, ठीक है। कैलिफोर्निया में मौजूद है, टिक कर दिए यहाँ पर। विच ऑफ दिस कैन बी टर्म एज सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री किसे कहते हैं, जो नई नई इंडस्ट्री हो, वो कौन सी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इस पर टिक कर दिए। थर्ड है विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल फाइबर। इसमें से नेचुरल फाइबर कौन सा है, तो देखो कॉटन और आई थिंक जूट हमारा दोनों है, तो यहाँ पर हम कॉटन लगाया हमने, ठीक है, कॉटन पे कर दिए। फोर्थ है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया जमशेदपुर लोकेटेड। जमशेदपुर कहाँ पर है, इंडिया में झारखंड में मौजूद है, ठीक है। तो आप ये सब टिक करते जाइए। फिर पाँचवें पे आइए, विच ऑफ दीज इज़ एन इमर्जिंग सेंटर ऑफ आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री का इमर्जिंग सेंटर कौन सा है, तो गुड़गांव में है, ठीक है। लखनऊ, गुड़गांव, फरीदाबाद, देहरादून, तो गुड़गांव में भी अब ये काम करा जा रहा है, मैंने अभी बताया था, ठीक है। बेंगलुरु तो मेन है, मगर गुड़गांव में भी ये काम कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट भी इस पर लगी हुई है। अब इसके ट्रू फॉल्स, पहला देखिए यहाँ पर, द प्योर मेल्टेड आयरन इन द बिलास फर्नेस इज कॉल्ड स्टील। ये कह रहे हैं जो हमारा प्योर मेल्टेड आयरन है जो बिलास फर्नेस में मिलता है उसे हम स्टील कहते हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। दूसरा है कंप्यूटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री। ट्रू। आईटी इंडस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, जब कंप्यूटर डेवलप हुआ, कंप्यूटर के बाद ही आईटी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट आया। बेंगलुरु इज कॉल्ड द वैली ऑफ हर्ट्स लाइट। फॉल्स। वैली ऑफ हर्ट लाइट्स किसे कहते हैं, सिलिकॉन वैली को, ठीक है, बेंगलुरु को नहीं कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। अहमदाबाद इज लोकेटेड अलॉन्ग द साबरमती रिवर इन गुजरात। ये कह रहे हैं अहमदाबाद जो है वो साबरमती रिवर जो है गुजरात में वहाँ पर है, तो बिल्कुल ट्रू है ये। फिर नेक्स्ट है पिट्सबर्ग इन द यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इवन टुडे। तो ये भी ट्रू है। आजकल के ज़माने की अगर बात करें तो आज भी जो पिट्सबर्ग है यूएसए में, वो सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूसिंग जगह है, स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है, यूएसए का। उसके बाद मैच द फॉलोइंग। एग्रोबेस इंडस्ट्रीज़ में कौन सी होगी, यहाँ पर एग्रोबेस इंडस्ट्रीज़ में आ गई शुगर केन। पब्लिक सेक्टर में कौन सी होगी, हमने सारी एग्जांपल बताई थी आपको। पब्लिक सेक्टर में आ गया हमारा एनटीपीसी। जॉइंट सेक्टर में कौन सी आ गई, मारुति उद्योग, ये मैंने एग्जांपल बताई थी आपको। कोऑपरेटिव में कौन सी आ गई, कोऑपरेटिव में आ गई हमारी शुद्ध घी, ठीक है, जिसमें खुद ही लोग काम करते हैं, खुद ही वर्कर होते हैं, खुद ही उसके मालिक होते हैं। फिर आया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। पहला देखिए, द स्टील प्लांट एट जमशेदपुर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या लिखना है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। दूसरा क्या है, मोस्ट ऑफ द कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस इन इंडिया इज मुस्लिन ऑफ ढाका, ठीक है। और यहाँ पर 3 और थे, 2 और थे, वो मैंने लिखा ही नहीं है। थर्ड है अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। चौथा है लार्ज सम ऑफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू सेट अप एन इंडस्ट्रियल यूनिट, ठीक है। पहले में लार्ज स्केल, दूसरे में मुस्लिन्स, MUSLINS, मुस्लिन्स ऑफ ढाका, अहमदाबाद कैपिटल। उसके बाद आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ देखिए। वाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडस्ट्री। आपको इंडस्ट्री से क्या समझ में आता है, मतलब इंडस्ट्री का मतलब क्या है, तो पेज नंबर 128 पर आइए, पेज नंबर 128 पर आइए, 128 पर आइए, और यहाँ पर देखिए, ये है हमारा, यहाँ से लेकर हमारा क्या है, ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ तक हो गई। फॉर एग्जांपल ये हो गई पूरी आयरन स्टील मैन्युफैक्चर, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, क्या हो गया ये, एक्सरसाइज ई। पेज नंबर कौन सा है बच्चों, पेज नंबर है 128, पेज नंबर 128। आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक एक्सरसाइज ई का। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जल्दी से जल्दी लगाएंगे, गौर से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज सक्ची चूजन फॉर द फर्स्ट स्टील प्लांट इन इंडिया। सबसे पहले सक्ची को ही क्यों चूज़ किया स्टील प्लांट इंडिया के अंदर, तो पेज नंबर 133, पेज नंबर 133 पर देखिए, यहाँ पर देखिए, टिस्को वॉज द ओनली आयरन एंड स्टील company in the India before 1947. Tisco began its operation in 1907 in Sakchi, which is on the confluence of the river Sabarmati and खरकई in झारखंड। तो सक्ची कहाँ पर है, रिवर साबरमती के पास है, खड़कई के पास है, खरकई 2 नदियाँ हैं यहाँ पर झारखंड के अंदर, ठीक है। जोग्राफिकली अगर देखें तो यहाँ पर आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करता है आयरन और स्टील फैक्ट्री के लिए। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, इसके लिए काफ़ी रीजन हैं, जैसे कि 32 किलोमीटर के पास ही हमारा रेलवे स्टेशन है, ठीक है, बेंगाल नागपुर में, और डिपॉजिट ऑफ आयरन मौजूद है, कोल मौजूद है, मैग्नीज है वहाँ पर, ठीक है। वर्क क्लोज टू सक्ची वॉज क्लोज टू मेजर मार्केट कोलकाता, और मेजर मार्केट भी वहाँ पर कोलकाता में मौजूद है। इस वजह से क्या है, ये जो है मेन जगह बन गई सबसे पहली आयरन और स्टील इंडस्ट्री कंपनी की। तो यहाँ पर क्या पूछा इन्होंने कि रीज़न क्या था, सक्ची को ही क्यों चूज़ किया गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा लगाना है, टिस्को से लेकर, ठीक है, कोलकाता। कोल कम्स फ्रॉम द कोल माइंस ऑफ झरिया एंड आयरन और लाइमस्टोन डोलमाइट एंड मैंगनीज केम फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तो हमें कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है बच्चों। सक्ची वॉज क्लोज टू द मेजर मार्केट कोलकाता, यहाँ तक करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया, एक्सरसाइज ई हो गया।
आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई, ठीक है, ये है आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई, यहाँ से लेकर कोलकाता तक। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली सिमिलर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एडवांटेजेस। लोकेशन एडवांटेजेस के हिसाब से बेंगलुरु और सिलिकॉन वैली कैसे सेम हैं, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर एक पेज पे लिख दिया है, आप देख लिए, ठीक है। पहले क्या लिखना है, 10, आंसर नंबर 2 है हमारा, द सिमिलरिटीज विच एग्जिस्ट इन बिटवीन बेंगलुरु यानी बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया आर। पहला क्या था, मिल्ड क्लाइमेट ऑफ बोथ द सिटीज़, दोनों का माइल्ड क्लाइमेट है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर वहाँ पर मौजूद हैं। बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे तीनों क्या हो गई, इसकी सिमिलरिटीज़ हो गई। देखो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ दोबारा कि हाउ आर बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली सिमिलर। सिलिकॉन वैली यानी कैलिफोर्निया जो है हमारा, वो सिमिलर कैसे हैं लोकेशन एडवांटेजेस के हिसाब से। तो आप यहाँ पर जो है मैंने आंसर जो लिखा है आंसर नंबर 2, ये मैंने कॉपी में यहाँ पर करके दिखाया है, ये वाला, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप द सिमिलरिटीज़ विच एग्जिस्ट इन बिटवीन बेंगलोर एंड, यहाँ पर कैलिफोर्निया की जगह आप लिख दिएगा सिलिकॉन वैली, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैलिफोर्निया भी लिख सकते हैं, सिलिकॉन वैली, तो यहाँ पर लिख दिएगा सिलिकॉन वैली, ठीक है, क्या सिलिकॉन वैली, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिलिकॉन वैली। आर के बाद ये वाला ABC तीनों यहाँ पर, ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप, ये कर लिएगा। ये आंसर नंबर क्या हो गया, ये आंसर नंबर हमारा कौन सा है, 2 है बच्चों। ऐसे मत करिएगा मेरी तरह जैसे मैंने करा है, मैंने तो बस गंदा संदा कैसे भी आपको समझाने के लिए कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर द मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। ये कह रहे हैं इंडस्ट्री की लोकेशन, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की लोकेशन देखी जाती है। तो यहाँ पर आइए पेज नंबर 130 पर देखिए, यहाँ पर पहले मैं पेज नंबर लिख देता हूँ, पेज नंबर 130 पर, ठीक है। मेजर फैक्टर क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज ई। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 130, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर, ऐसे लिखना है आपको, आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल पूरा लेकर यहाँ से लेकर एक्सेट्रा, आर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ यहाँ तक एक्सेट्रा तक, ठीक है। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई, आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई, आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई। पेज नंबर कहाँ से लिखना है, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी से एक्सेट्रा तक, पेज नंबर 130, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई। ये आपको बताना है कौन सी इंडस्ट्री जो है मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन मानी जाती है। तो मैंने बताया था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। क्या बताना है आपको, आंसर क्या लिखना है इसका, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ तक आंसर कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है आयरन एंड स्टील, उसके बाद यहाँ से इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। अब वाई क्या है, ये वाई वाला इसे कट कर दिए, ठीक है, खाली यहाँ तक आपको क्वेश्चन उतारना है। अब ये एक्सरसाइज F है हमारी, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। पहला क्या है, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से कौन सी डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, ये आपके मैं इसमें ज़्यादातर आपको होमवर्क दूंगा क्योंकि बड़े नहीं हैं ये क्वेश्चन, वैसे तो बड़े हैं मगर करने नहीं हैं। चलिए मैं आपको करा देता हूँ, ये ओनरशिप के हिसाब से सिर्फ नाम ही तो बताना है। तो यहाँ पर आइए, आप होमवर्क देंगे आप करेंगे नहीं, तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। बस हमें क्या लिखना है, ब्लू वाले नाम लिखने हैं, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, और उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर। क्या कोऑपरेटिव सेक्टर, ये क्या है, सिर्फ बच्चों नाम लिखने हैं। अब मैं इस पर कैसे लिखूंगा, इसलिए मैंने आपको बताया है सिर्फ, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन में से उतारते हैं, पहले पेज नंबर 129 पर है, आइए जल्दी से क्वेश्चन पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आर, पेज नंबर 129, ओनरशिप आर, यहाँ से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आर के बाद सारे नाम लिख देने हैं। कौन कौन से नाम लिखने हैं आपको, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, दूसरा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, तीसरा ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, फिर नेक्स्ट पेज पर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। ये चारों नाम लिखने हैं बस, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है, ब्लू वाला खाली लिखना है। नेक्स्ट, वाई डिड द स्टील इंडस्ट्री डेवलप अराउंड पिट्सबर्ग इन द यूएसए। ये कह रहे हैं यूएसए के अंदर जो पिट्सबर्ग है वहाँ पर उसके अगल बगल स्टील इंडस्ट्री क्यों डेवलप हुई। पेज नंबर 133 यानी 133 पर, पेज नंबर 133 पर इसका आंसर है, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज F। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से है देयर आर से लेकर पूरा, पहले यहाँ तक लिखेंगे सिटीज़ तक, 2 सिटीज़, उसके बाद पूरी लाइन छोड़ के यहाँ से लिखेंगे बोथ लैंड से लेकर, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये बीच का पूरा छोड़ देना है, यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद ये वाली लाइन और लिखनी है, उसके बाद आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज F हो गया, पेज नंबर 133। क्वेश्चन नंबर
3 व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन एग्रो बेस एंड मिनरल बेस इंडस्ट्री। ये कह रहे हैं एग्रो बेस और मिनरल बेस इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस क्या है ये बताना है हमें। तो ये आपका होमवर्क है, चार लाइन बतानी है दोनों के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ये भी आपका होमवर्क है। इसके भी 4 लाइन इसके बारे में लिख दिएगा, पब्लिक सेक्टर के बारे में, 4 लाइन जॉइंट सेक्टर के बारे में, 4 लाइन एग्रो बेस, 4 लाइन मिनरल बेस, जो कि सारी चीज़ें मैंने पीछे पढ़ाई हैं। वाई वर द रीज़न फॉर रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई, मुंबई के अंदर कॉटन टेक्सटाइल क्यों एक्सपेंड हुई जल्दी, ये बताना है हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताना है। अब इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है बच्चों, तो इसे हम कट कर देते हैं, ठीक है। ये आंसर बड़ा है, इसे रहने दीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट हो गया सारा, हमने ये वाला पार्ट भी कर दिया है, ठीक है। हमारा कौन सा पार्ट था बच्चों, ये पार्ट नंबर 10 था, ठीक है। पार्ट नंबर 9 की वीडियो पहले बन चुकी है, तो इसके कंटेंट पे आइए, जल्दी से इस पर मार्क कर लिए। हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया, इसका पार्ट 9 पार्ट 10 दोनों। तो यहाँ पर टिक कर लिए, जितने हमारे चैप्टर्स हमने कर लिए हैं हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। इसमें हमारा 1 रह गया है, सिविक्स में हमारे 2 रह गए हैं और हिस्ट्री में हमारा 1 रह गया है। सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।